हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्वेता क्लासेस में। तो ये आपकी ज्योग्राफी की क्लास सेकेंड है, जो कि क्लास सिक्स और चैप्टर 2। ठीक है, तो मैं ये पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। और इसमें से आपके क्वेश्चन 1 और 2 क्वेश्चन आपके एसएसटी में आते ही आते हैं, इसलिए कि पास होने के लिए एक एक नंबर ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कि इतना पढ़ते हैं लेकिन उनका 1-2 मार्क्स से सोशल साइंस में वो पास हो नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो आपका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हम पढ़ने वाले हैं ग्लोब के बारे में। ठीक है, इसमें है अक्षांश और देशांतर। ठीक है, अक्षांश को हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड्स और देशांतर को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सब चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। और इसमें आपका डिटेल भी है। अगर आपके पास टाइम होगा तो आप इस बुक को एक कहानी के माध्यम से पूरा पढ़ सकते हैं। वरना आपको मैं मेन मेन पॉइंट हाईलाइट कर चुकी हूँ, आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं, उसका नोट्स बना लेंगे। तो वो आपको को काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देशांतर। देशांतर देखिए क्या होता है। किसी किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियाँ, ठीक है, की जो आवश्यकता होती है, उसे देशांतर कहते हैं। आप पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि हाँ, यहाँ से है कि हमारा जो पृथ्वी है वो गोलाकार नहीं है, हाँ, बल्कि उत्तर और दक्षिण साइड से वो थोड़ी चपटी है और मध्य में थोड़ी उभरी है। ठीक है, तो ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब है कि ग्लोब जो है, जो हमारा ये मार्केट में मिलने वाला ग्लोब है, ये कई प्रकार का होता है। ठीक है, पॉकेट टाइप का भी होता है, गुब्बारे टाइप का भी होता है। ठीक है, बहुत टाइप का होता है। ये उसी प्रकार घूमता है। ये जो ग्लोब है, इसमें देशों, महाद्वीप और महासागर को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ठीक है, ये ठीक उसी प्रकार घूमता है, कैसे, जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ठीक है, ये ठीक उसी प्रकार घूमता है और ये आपका अक्ष है। ठीक, एक बड़ा सा गोलाकार आलू या गेंद लें, स्वेटर बुनने वाली सलाई को इसके अंदर घुसा दे। यह सलाई ग्लोब पर दर्शाए गए अक्ष के अनुरूप है। अब आप इस आलू या गेंद को अपने अक्ष पर बाएं से दाएं घुमा सकते हैं। तो ये क्या है? ये है आपका ग्लोब। ये है आपका ग्लोब। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका ऐसे पूरा स्टेटमेंट के साथ पूरा पूछ सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से आइए। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था पर स्थित होती है, जिसे अक्ष कहते हैं। एक सुई जो होती है, हाँ, उस पे थोड़ी सी वो झुकी होती है, उसको अक्ष कहते हैं। जैसे कि ये हो गया। ठीक है, थोड़ी सी ये झुकी होती है, इसको अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर और दक्षिण ध्रुव कहलाती है। ठीक है, अब देखिए, ये सुई और ये सुई, ठीक है, जिस पे ये टिकी होती है, ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ, यही कहलाती है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। इन इन दोनों में एक अंतर है कि पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती रहती है। ठीक है, और जो एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, अब ग्लोब पे जो भी चीज दिखाते हैं, वो चीज तो आपका डिस्टेंस से मान लीजिए सही है। ठीक है, लेकिन पृथ्वी के साथ है थोड़ा सा अलग है कि पृथ्वी में कोई सुई नहीं होती है, वो अपने ही अक्ष पर चारों ओर घूमती रहती है। हाँ, जो कि हाँ, ग्लोब जो है एक प्रकार की काल्पनिक रेखा है। यह अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे इसे विषुवत रेखा कहते हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आगे भाग को उत्तरी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये देखिए, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया। इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, इसको दक्षिणी। ठीक है, अब आपका ये हो गया आपका मेन हिस्सा, ये हो गया आपका आपका विषुवत विषुवत
वृत्त, ठीक है। ये दोनों बराबर के आधे आधे भाग होते हैं। यहाँ से हाँ लिया जाए तो अभी ये टेढ़ा है आपके सामने, अगर इसको सीधा करके देखेंगे तो यहाँ से ऊपर और यहाँ से हाँ जो भी आपका नीचला पोर्शन है ये आपका बराबर बराबर हिस्सों में बांटा गया है। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुव तक की जो स्थिति होती है वो समांतर वृत्त को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं कि पृथ्वी के जो उत्तर में जो स्थित है आधा भाग और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी वाले जो आधे भाग हैं वो दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो ये आपका ठीक है, यहाँ से लेके आपका यहाँ तक आपका मेन पॉइंट है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्त को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये है आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हाँ जो जो मैं आपको टिक कर रही हूँ। अक्षांश को अंश में मापा जा सकता है, अंशांश को हाँ अक्षांश को, ठीक है, अक्षांश को कैसे मापते हैं, अंश में मापा जा सकता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अंश अक्षांश को दर्शाती है। ये भी आपका एक लाइन यहाँ पे, ठीक है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का एक चौथाई है, अतः इसका माप होगा तो वो 360 अंश का एक चौथाई होगा, यानी कि 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है, ठीक है। ये आपका हो गया, जहाँ पे मैं अंडरलाइन की हूँ ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए। इस प्रकार विषुवत के उत्तर को सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहते हैं और विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिण अक्षांश कहा जाता है, ठीक है। ये आपका हो गया। अब इसके बाद आप आ जाइए सीधे यहाँ पे। हम्म यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या है, देखिए ये आपका हो गया बीचों बीच जो आपका कट रहा है इसको कहते हैं हाँ विषुवत रेखा, ठीक है। इसके ऊपर है आपका कर्क रेखा, ठीक है। ये आपका हो गया नॉर्थ का, ठीक है, नॉर्थ। ये आपका हो गया साउथ का, ठीक है। जो जो ऊपर वाली रेखा होती है वो कर्क रेखा होती है और जो ये नीचे वाली रेखा होती है ये होती है आपकी मकर रेखा, जो कि 23 1.5 का 23 और हाफ डिग्री का होता है और ये भी 23 एंड हाफ का होता है। इसके बाद जो है उत्तरी शीत कटिबंधन वाले जो एरिया होते हैं वो 66 हाफ होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है ध्रुव वृत्त शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है, ये भी आपका 66 होते हैं। मतलब आपका ये हाँ आपका ये सेम होते हैं, ठीक है, और आपका ये उत्तर और आपका ये सेम होते हैं, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन है पूछता है कि हाँ विषुवत ये जो है रेखा, ठीक है, इसके उत्तर में जो रेखा होती है वो कौन सी होती है, कर्क रेखा होती है कि मकर हाँ रेखा होती है। आपका ये डिग्री भी आपका हाँ दे देगा, ये यहाँ पे कर देगा, ये यहाँ पे कर देगा, तो ऐसे आपको हाँ कंफ्यूज ये कर सकता है। अब आपका जो मैं आपको यहाँ पे समझाई हूँ वही यहाँ पे आपका सेम चीज़ें लिखा हुआ है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, कि किसमें कितना होता है, दक्षिणी गोलार्ध में मकर होता है, विषुवत रेखा में उत्तर ध्रुव वृत्त। तो ये जो टर्म्स है इससे क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध, ठीक है। इसमें 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 क्या है कि जो कर्क रेखा होती है और मकर रेखा के बीच के सभी जो जो अक्षांश होते हैं उस पे सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर से ठीक ऊपर होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो आपका ये देखिए हाँ ये है ना कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का, ठीक है, ये जो बीच का है, ठीक है, उसमें हाँ उसमें जो सूर्य है ये वर्ष में एक बार सिर से ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, ऊष्मा मतलब गर्मी होती है और इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। कब होता है, सिर्फ ये दोनों के
बीच में, और साल में सिर्फ, वर्ष में सिर्फ एक बार होता है। ठीक है, उसके बाद कभी नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की जो किरण होती है तिरछी होती हैं। जब ये घूमता है, जो सूर्य की जो रोशनी पड़ती है वो तिरछा पड़ती है। ठीक है, अब आप एक एक चीज उसको समझिएगा। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं में दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण पर कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिण ध्रुव के बीच के जो क्षेत्र होते हैं वो बहुत ठंड वहां पे उपयोगी है, क्योंकि वहां सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए यह शीत कटिबंध कहलाता है। ठीक है, ये आपका उष्ण कटिबंध और आपका ये शीत कटिबंध, ये आपका टॉपिक, ये तीनों टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब ये देखिए क्या होता है देशांतर क्या होता है। ठीक है, किसी स्थान की जो स्थिति होती है उसको बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है। प्रशांत, यहाँ से देखिए, प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एंड हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस एक ही अक्षांश मतलब 20 डिग्री पर ही स्थित होते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया देशांतर का, इससे एक्स्ट्रा आपका इसमें से कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब आपका यहाँ पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ये सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट है कि प्रत्येक अंश को मिनट में और मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है। ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ध्रुव की तरफ बढ़ने पर घटती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतरीय यानोत्तर आपस में मिलती हैं। अक्षांश समांतर रेखाओं में भिन्न सभी देशांतरीय, हाँ, ये देखिए यानोत्तरों की लंबाई समान होती है। ठीक है, ये आपका बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। अब आइए हम लोग यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, ये देखिए देशांतर और समय। समय को मापने के लिए सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रह की गति है, मतलब स्पीड। ठीक है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, सबको मालूम है। अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारित का सबसे अच्छा साधन है। ठीक है, ये देखिए बहुत लोग के पास मतलब कि प्राचीन काल में किसी के पास घड़ी नहीं थी, तो किस टाइम सूर्यास्त होता है, किस टाइम सूर्योदय, तो उस हिसाब से लोग टाइम का पता लगा लिया करते थे। ठीक है, तो वो एक अच्छा साधन था। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा जाता था, जो 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 दोपहर में सबसे छोटी और सूर्योदय सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती थी। ठीक है, आया आपको समझ में? अब यहाँ पे आइए देखिए, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, ये आपका हो गया। देखिए, पृथ्वी लगभग 24 घंटा में अपने अक्ष पर 360 डिग्री पर घूमती है, अर्थात इसका अर्थ है वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तब हाँ, ये 15 डिग्री पूर्व में समय होगा, मतलब 15 × 4 = 60 मिनट। ये 60 मिनट का जो समय है ये इसी हिसाब से आपका चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे आइए देखिए, किसी भी स्थान पर सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है। ठीक है, किसी भी स्थान पर जो सूर्य है वो आकाश में उच्चतम बिंदु पर होता है, लेकिन दोपहर में उस समय घड़ी में जब 12 बजते हैं तो घड़ी के द्वारा दिखाया गया है कि उस स्थान का स्थानीय समय वही है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके घड़ी में 12 बजते हैं तो वो आपके स्थान का स्थानीय समय होगा। लेकिन ये हर जगह सूर्य अपने उच्चतम बिंदु पर ही रहता है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं इंडिया में क्या है कि 12 बजता है, लेकिन किसी और कंट्री में दो 2 घंटे बाद 12 बजता है, तो 12 जब भी बजता है तो वो उस स्थान का स्थानीय समय होगा। हम मानक समय क्यों मानते हैं, हम जो मानक हैं वो समय क्यों क्यों मानते हैं, देखिए आपका यहाँ, ठीक है, ये आपका है। मान लीजिए उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली जो गाड़ी है वो समय सारणी तैयार करना उसके लिए कठिन होता है। भारत में
गुजरात के द्वारका और असम के, हाँ, डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, तो आपको ये दे देगा कि इसके और इसके बीच में आपका कितना अंतर आपका होगा, तो आपका 1 घंटा 45 मिनट का अंतर आपका होगा। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात में नहीं सो पाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में, जो कि रात के 2 बजे से शुरू होगा, अर्थात भारत के समय के अनुसार, हाँ, मैच शाम के 7:30 बजे स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आपका ये पूरा एग्जाम्पल देके पूछ लेगा कि ये कबीर है, वहां का मैच इतने बजे स्टार्ट होगा, तो भारत का मैच कितने बजे स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके समय के अनुसार, हाँ, भारत में हाँ, कितना टाइम होगा, कितने बजेंगे, कितने बजे मैच होगा शाम को, तो ये आपका होगा 7:30 बजे। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन, हाँ, 3 से 4 बार आपका पूछा हुआ है। अब आपका ये लास्ट है। देखिए, कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, इसके कारण वहाँ एक से एक अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए, रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो ना, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं है, पर आप ये वाला अपना देख लीजिएगा। आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट है। ये आपके छोटे मोटे बुक्स के ही क्वेश्चन है, तो अगर आप वो रिवीजन करना चाहते हैं तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।